गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्रिया पाठ के अंतर्गत कर्म के आधार पर क्रिया के भेद को पढ़ा। आज हम प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ेंगे। भेद पिछले क्लास में भी मैंने बताया था, आज उसी को बारी बारी से समझा रहा हूँ। पहला भेद है सामान्य क्रिया। कहता है वाक्य में जब एक ही क्रिया का प्रयोग हो, वाक्य में जब एक ही क्रिया का प्रयोग हो तब उसे हम सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे तुमने पढ़ा, तुम पढ़ो, यहाँ देखिए एक ही क्रिया आया है, पढ़ना और पढ़ो, इसलिए यहाँ पढ़ा और यहाँ पढ़ो दोनों सामान्य क्रिया का उदाहरण होगा। दूसरा है संयुक्त क्रिया। तथा वाक्य में जब दो या दो से अधिक क्रियाओं का एक साथ प्रयोग हो, बहुत सारे वाक्य आपको मिलेंगे जिसमें दो या दो से अधिक क्रिया का प्रयोग एक साथ होता है, तो वैसे क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे देखिए वह खा चुका, सोहन सो गया। यहाँ देखिए दो क्रिया कौन कौन है, खाना और चुका, सोना और गया। दो दो क्रिया दोनों उदाहरण में है, तो ये दोनों क्रिया क्या कहलाएगा, संयुक्त क्रिया। उसके बाद है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया संज्ञा सर्वनाम अथवा विशेषण से बनता है। संज्ञा सर्वनाम अथवा विशेषण से बनने वाली क्रियाओं को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए संज्ञा से बात क्या है, एक संज्ञा शब्द है, उससे बन गया बतियाना। दूसरा लात, लात से हो गया लतियाना। फिर देखिए सर्वनाम से अपना क्या है, सर्वनाम है, अपना से हो गया अपनाना। विशेषण से गरम, संज्ञा है, विशेषण है, गरम से हो गया गरमाना। 60 सठियाना, 60 संख्यावाचक विशेषण, गरम गुणवाचक विशेषण, गरम से गरमाना, 60 से सठियाना। तो ये हो गया आपका प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण। ये सब हो गया संज्ञा सर्वनाम और विशेषण। तो इस तरह से आप प्रयोग के आधार पर सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया को पढ़े। अब आगे पढ़ेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। चौथा है प्रेरणार्थक क्रिया। जिस क्रिया शब्द से यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न करके, कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को उस कार्य को करने के लिए प्रेरित करता।
प्रेरित करता हूँ उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए राजेश दर्जी से कपड़े सिलवाता है। सुरेश धोबी से कपड़े धुलवाता है। सुरेश धोबी से कपड़े धुलवाता है। तो इस तरह से देखिए कपड़ा सिलने का काम राजेश स्वयं नहीं कर रहा है, वह दर्जी से सिलवा रहा है। तो यहाँ सिलवाता है। यहाँ देखिए सुरेश कपड़ा अपने नहीं धो करके धोबी से धुलवाता है। तो यहाँ प्रेरित करना या तो दूसरे से को प्रेरित करना कि ये काम करो, है ना, या किसी दूसरे से करवाना, ये दोनों अर्थ में क्रिया क्या होगा, प्रेरणार्थक क्रिया। इसके बाद है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, क्रिया से पहले यदि कोई दूसरी क्रिया प्रयुक्त हो, किसी क्रिया से पहले यदि कोई दूसरी क्रिया प्रयुक्त हो तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं अभी नहाकर आया हूँ। मैं अभी नहाकर आया हूँ। वह खाना खाकर स्कूल जाएगा। वह खाना खाकर स्कूल जाएगा। यहाँ देखिए दो क्रिया इसमें भी है, दो से अधिक क्रिया। नहाकर आया हूँ, खाकर स्कूल जाएगा, खाकर जाएगा। अब देखिए एक है आया हूँ, आने का काम हुआ, आने से पहले वह मैंने क्या किया, नहाया।
आने से पहले नहाया हूँ। इसमें देखिए स्कूल जाने से पहले क्या किया, खाना खाया। तो एक क्रिया के पहले दूसरी क्रिया हुई। यहाँ भी आने से पहले नहाया और यहाँ स्कूल जाने से पहले खाया। तो जो क्रिया पहले होती है वह क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। यहाँ नहाना और यहाँ खाना दोनों पूर्वकालिक क्रिया है। तो इस तरह से क्रिया के भेद प्रयोग के आधार पर हम लोग पढ़े। अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न है, उसका फोटो में मैसेज करूंगा, जिसका आंसर आप भेजेंगे। इसमें थोड़ी सी बात और है, विशेष रूप से नोट कि कहता है क्रिया शब्दों पर लिंग का क्या प्रभाव पड़ता है। क्रिया शब्दों पर लिंग का क्या प्रभाव, कहता है यदि वाक्य का कर्ता पुल्लिंग हो, यदि वाक्य का कर्ता पुल्लिंग हो यदि वाक्य का कर्ता पुल्लिंग हो तो क्रिया का रूप भी पुल्लिंग होगा, तथा यदि वाक्य का क्रिया स्त्रीलिंग हो तो क्रिया का रूप स्त्रीलिंग होगा। विशेष बातें है, उसको लिख लो। वाक्य का कर्ता यदि पुल्लिंग हो कर्ता के पुल्लिंग होने पर क्रिया पुल्लिंग और कर्ता के स्त्रीलिंग होने पर क्रिया स्त्रीलिंग होती है। जैसे रोहित कहानी लिख रहा है, जैसे रोहित कहानी लिख रहा है और माता जी खाना पका रही है। माता जी खाना पका रही है। फिर है क्रिया शब्दों पर वचन का भी प्रभाव पड़ता है। क्रिया शब्दों पर वचन का प्रभाव करता है। यदि कर्ता एक वचन है तो क्रिया का रूप भी एक वचन होगा, तथा यदि कर्ता बहुवचन है तो क्रिया का रूप भी बहुवचन होगा। दूसरा, कर्ता के एक वचन होने पर क्रिया एक वचन और कर्ता के बहुवचन होने पर क्रिया बहुवचन होती है। जैसे लड़का खेल रहा है, जैसे लड़का खेल रहा है, और दूसरा लड़के खेल रहे हैं। लड़के खेल रहे हैं
तीसरा नियम है जब क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े तो अकर्मक क्रिया सकर्मक बन जाती है। तो अकर्मक क्रिया सकर्मक बन जाती है। जैसे सलोनी सोती है, सलोनी गहरी नींद सोती है। सलोनी गहरी नींद सोती है। आगे कहता है यदि क्रिया का फल कर्ता पर न पड़े, कर्म पर पड़े, तब अकर्मक क्रिया सकर्मक हो जाती है। जैसे देखिए सलोनी सोती है, यहाँ सोती है अकर्मक क्रिया है, सकर्मक बन गया। सलोनी गहरी नींद सोती है, कर्म नहीं है तो कर्म अपने मन से लगाएंगे। उसी तरह से यहाँ देखिए वाक्य का कर्ता के पुल्लिंग होने पर क्रिया पुल्लिंग और कर्ता के स्त्रीलिंग होने पर क्रिया स्त्रीलिंग होती है। रोहित कहानी लिख रहा है, रोहित देखिए एक वचन है, पुल्लिंग है तो क्रिया क्या हो गया पुल्लिंग। माता जी खाना पका रही है, माता जी स्त्रीलिंग है इसलिए क्रिया हो गया स्त्रीलिंग, पका रही है। दूसरा है कि कर्ता अगर एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन, कर्ता अगर बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन। लड़का खेल रहा है, लड़का एक वचन है, क्रिया एक वचन। लड़के खेल रहे हैं, लड़का एक वचन, लड़के बहुवचन, इसलिए क्रिया भी बहुवचन। इस तरह से आपका क्रिया पाठ समाप्त होगा। इससे आधारित जो अभ्यास प्रश्नमाला दिया है उसका होमवर्क आप करके भेजिएगा। धन्यवाद।